जी, नमस्कार। लू स्टडी आईक्यू चैनल में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश फूड सेफ्टी ऑफिसर यूनिट 2 की आज लास्ट लेक्चर रहने वाला है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सूक्ष्म जीवों और उनकी आकृति विज्ञान के बारे में विस्तृत चर्चा, जो कि पहले की जा चुकी है। आज हमारा रहने वाला है कल्चर मीडिया की तैयारी। ठीक है। कल्चर और माध्यम तैयार करने की तकनीक, जो सूक्ष्म जीवों को प्रयोगशाला में विकसित किया जाता है, तो इसे कल्चर कहा जाता है। कल्चर माध्यम एक मिश्रण होता है जिसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व और विभिन्न प्रकार के माध्यम सूक्ष्म जीवों की विशिष्ट पोषण आवश्यकताओं के आधार पर उपयोग किए जाते हैं। कल्चर माध्यम में संगठक यानी कि इंग्रेडिएंट शुद्ध रासायनिक यौगिकों से लेकर पौधों और पशु उत्तकों के अर्क या पाचन एक्सट्रैक्ट तक हो सकते हैं। रासायनिक रूप से परिभाषित माध्यम, इसमें सभी घटक ज्ञात मात्रा यानी कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंग्रेडिएंट्स में होते हैं। सूक्ष्म जीवों की पोषण आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीवों की विशिष्ट चयापचयी गतिविधियों के विश्लेषण में सहायक होता है। जटिल माध्यम, तो इसका सटीक रासायनिक संगठन अज्ञात होता है। यह शरीर द्रवों, ऊतक अर्क और संचारों से तैयार किया जाता है। यह विशेष पोषक तत्वों की आवश्यकता वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान मीडिया में सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले घटक, जिसमें पहला होता है कार्बोहाइड्रेट। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए कार्बन और ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। सूक्ष्म जीवों की पहचान और भेदभाव में सहायक होते हैं। अगर की बात करें तो समुद्री शैवाल से प्राप्त प्रमुख ठोस बनाने वाला पदार्थ होता है अगर। कहाँ से प्राप्त होता है? तो समुद्री शैवाल से। मानक सांद्रता प्लेटों के लिए 1.5%, अर्ध ठोस मीडिया के लिए 0.5% या उससे कम। 100 डिग्री सेल्सियस पर घुलता है, 43 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और पुनः 100 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। ठीक है। शरीर के तरल पदार्थ यानी कि बॉडी फ्लूइड्स, इसमें रक्त, प्लाज्मा और सीरम शामिल होते हैं, जो रोग जनकों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। वृद्धि कारकों की आपूर्ति करते हैं और अवरोधक पदार्थों को निष्क्रिय करते हैं। बफर की बात करें तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के दौरान इष्टतम पीएच बनाए रखते हैं। सामान्य बफर सोडियम और पोटेशियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। एक्सट्रैक्ट्स की बात करें तो बीफ या ईस्ट एक्सट्रैक्ट, ईस्ट बीफ मांसपेशी, यकृत, हृदय आदि से प्राप्त होते हैं। अमीनो एसिड, विटामिन, सह एंजाइम, सूक्ष्म तत्व और शर्करा से भरपूर होते हैं। पेप्टोन्स की बात करें तो मांस, जिलेटिन, कैसीन और सोयाबीन मील से प्राप्त पाचन युक्त प्रोटीन स्रोत होते हैं। पेप्टाइड्स अमीनो एसिड और अन्य कार्बनिक यौगिक प्रदान करते हैं। उदाहरण होता है ट्रिप्टोन यानी कि कैसिन डाइजेस्ट, फाइटोन सोयाबीन मील डाइजेस्ट और पेप्टोन बीफ मांसपेशी डाइजेस्ट होता है। पीएच संकेत की बात करें तो विभेदक यानी कि मीडिया में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के दौरान पीएच परिवर्तनों का पता लगाते हैं। सामान्य संकेतक ब्रोम, क्रेसोल पर्पल, ब्रोम थर्मोल ब्लू या फिनोल रेड। अम्लीय पीएच में संकेतक पीला हो जाता है। अपचायक यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन संभाव्यता को कम करते हैं, जिससे अवायुजीवी वृद्धि संभव होती है। सामान्य अपचायक सिस्टीन और थियोग्लाइकोलेट होता है। चयनात्मक एजेंट की बात करें तो अवांछनीय सूक्ष्म जीवों को दबाते हैं और लक्षित जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। सामान्य चयनात्मक एजेंट क्रिस्टल वॉयलेट, वाइल्ड सॉल्ट्स और ब्रिलियंट ग्रीन, पोटेशियम टेल्यूराइट, सोडियम एंजाइड और एंटीबायोटिक्स। की इफेक्ट्स की बात करें तो अगर मेल्ट्स एट 90 to 100 डिग्री सेल्सियस एंड solidifies at 40-45 डिग्री सेल्सियस। Selective media inhibit unwanted microbes and promote the growth of desired ones. Indicator media change color based on microbial metabolism. और मैं कहूँ कि अगर is both selective gram negative bacteria and differential lactose fermentation. Synthetic media have a defined chemical compositions while non-synthetic media contain complex natural extract. I hope इतना तो इंग्लिश आपको समझ आया ही होगा। ठीक है। बढ़ते हैं कल्चर माध्यम के वर्गीकरण पर। क्या होता है कल्चर माध्यम का वर्गीकरण? तो कल्चर माध्यम को उनके विशिष्ट उपयोग के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। हालांकि ये श्रेणियां अक्सर एक दूसरे से ओवरलैप कर सकती हैं। न्यूनतम माध्यम यानी कि मिनिमम मीडिया, तो केवल किसी क्षेत्र विशेष या किसी विशेष सूक्ष्म जीव की मूल पोषण आवश्यकताओं की आपूर्ति करता है। उदाहरण ई कोले के लिए न्यूनतम माध्यम, जिसमें खनिज लवण और ग्लूकोज कार्बन स्रोत के रूप में होते हैं। संरचना सूक्ष्म जीव की पोषण आवश्यकता के अनुसार भिन्न होती है। सर्व उद्देशीय माध्यम यानी कि ऑल पर्पस मीडिया पोषण तत्वों की और वृद्धि कारकों से भरपूर, जो कई प्रकार के बैक्टीरिया के विकास में सहायक होता है। उदाहरण होता है न्यूट्रिएंट अगर, एपीटी अगर, प्लेट काउंट अगर और हाई डिफ्यूजन अगर, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगर।
चयनात्मक माध्यम की बात करें, सिलेक्टिव मीडिया तो किसी विशेष जीव के विकास को बढ़ावा देता है जबकि अवांछित जीवों को बाधित करता है। चयनात्मक निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जाती है। चयनात्मक एजेंडों को जोड़कर जो कुछ जीवों के लिए विषाक्त होते हैं, कुछ पोषक तत्वों को जोड़कर या हटाकर जिससे केवल कुछ विशिष्ट जीव ही विकसित हो सके। चयनात्मक माध्यम की बात करें तो वो होता है मैकॉन्की अगर। इसमें बाइबल या अरे बाइबल तो एक ग्रंथ होता है भाई साहब, सॉरी फॉर मिस्टेक इन टॉक अबाउट। इसमें बाइल सॉल्ट्स और क्रिस्टल वायलेट होते हैं जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को जोड़ रोकते हैं और केवल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को बढ़ने देते हैं। छोटी मोटी मिस्टेक्स पर ध्यान न दें क्योंकि बोलने में पढ़ने में छोटी मोटी मिस्टेक्स हो सकती है, टफ लैंग्वेज रहती है जो कि आपको नोट्स में दिखा ही जा रहा है। नाइट्रोजन फ्री बॉथ की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन यौगिक नहीं होते, जिसमें केवल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उपयोग करते हैं ही विकसित हो सकते हैं। नाइट्रोजन फ्री ब्रॉथ। अब बात करते हैं सक्सिनेट ब्रॉथ की, तो इसमें केवल सुक्सिनेट कार्बन स्रोत के रूप में होता है जिसमें बैगनी गैर गंधक प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया विकसित होते हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ कल्चर मीडिया, इक्विपमेंट, मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट, जो कुछ भी बोलो। तो ऑटोक्लेव होता है जो कि पोर्टेबल होता है, बैलेंस होता है, हीटिंग मेंटल या वाटर बाथ होता है, पीएच मीटर होता है, लेमिनार एयर फ्लो, स्टीयर होता है, पिपेट्स होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है, मीडिया, न्यूट्रिएंट अगर पोटेटो, डेक्सट्रोज अगर होता है, वॉयलेट रेड, बाइल अगर होता है, प्लेट काउंट अगर होता है, टेस्ट ट्यूब होता है, बीकर होता है, कॉटन प्लग्स होता है। अब हम बात करते हैं किसकी, तो अब हम बात करें विभेदक माध्यम की। विभेदक माध्यम में क्या होता है, तो वो होता है यह एक ऐसा माध्यम होता है यानी कि डिफरेंशियल मीडिया जो दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के जीवों को बढ़ने की अनुमति देता है। इसमें रंग यानी कि डाइसेस या अन्य घटक होते हैं जिनके प्रभाव से विभिन्न सूक्ष्म जीव अलग अलग रंग या उपोत्पाद उत्पन्न करते हैं जिससे उसकी पहचान की जा सकती है। विविधक माध्यम के उदाहरण देख लेते हैं। मैकॉन्की अगर चयनात्मक विविधक माध्यम या प्लेट माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है। जो जीव इस माध्यम में मौजूद लैक्टोज का किण्वन करते हैं वे अम्ल का उत्पादन करके पीएच को कम कर देते हैं। पीएच संकेतक लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है जिससे कॉलोनी लाल दिखाई देती है। अन्य गैर लैक्टोज किण्वक कॉलोनी सफेद दिखती है। कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन ब्रॉथ यह ट्यूब माध्यम में उपयोग किया जाता है जिससे डरहम ट्यूब होती हैं। जो जीव माध्यम में मौजूद कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज का किण्वन करते हैं वे पीएच संकेतक का रंग बदल देते हैं। यदि गैस H2 उत्पन्न होती है तो उल्टी डरहम ट्यूब में बुलबुले दिखाई देते हैं। अन्य विभेदक माध्यम की बात करें तो वो होता है मोटिलिटी मीडियम। फ्लैगेला उत्पादन का पता लगाने के लिए, न्यूट्रिएंट जिलेटिन हाइड्रोलिसिस की जांच के लिए, स्टार्च अगर पाचन का पता लगाने के लिए, और होता है क्लीगर आयरन अगार शर्करा किण्वन H2S उत्पादन विपरीत के लिए, ब्लड अगार हिमोलाइटिक गतिविधि का पता लगाने के लिए। खाद्य उत्पादों की सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक जांच में प्रयुक्त सामान्य माध्यम होता है तो न्यूट्रिएंट बाथ और न्यूट्रिएंट अगर। ठीक है, न्यूट्रिएंट ब्राथ एक तरल माध्यम है जिसका उपयोग उन सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए किया जाता है जिनकी पोषण आवश्यकता न्यूनतम होती है, जैसे जलवायु, मिट्टी, धूल में पाए जाने वाले जीव। इसमें अगर मिलने से न्यूट्रिएंट अगर बनता है जो ठोस माध्यम होता है और जीवाणु की वृद्धि एवं पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। मैक्रोनिकी ब्राथ होता है, मैकानिकी अगर होता है, यह एक चयनात्मक माध्यम है जिसका उपयोग कोलिफॉर्म्स और आंतों के रोगजनकों की पहचान और पृथक्करण और गणना के लिए किया जाता है। इस माध्यम का उपयोग संभावित कोलिफॉर्म परीक्षण टेस्ट के लिए किया जाता है। यदि माध्यम लाल या पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है और डरहम ट्यूब में गैस उत्पन्न होती है तो यह नमूने में कोलिफॉर्म्स की उपस्थिति का संकेत देता है। ड्रिशिन मिथाइलिन ब्लू EMB अगर, ठीक है, योशिन मिथाइलिन ब्लू, यह एक विभेदक प्लाइटिंग माध्यम यानी कि डिफरेंशियल प्लाइटिंग मीडियम है जिसका उपयोग ग्राम नेगेटिव एंटेरिक बैसिली के पृथक्करण और पहचान के लिए किया जाता है। ई कोलाई जीवाणु इस माध्यम में नील काले कॉलोनियां बनाते हैं जिनमें हरे धात्विक चमक होती है। ठीक है, एंट्रोबैक्टर एरियोजिनस जीवाणु गुलाबी बलगम जैसी कॉलोनियां बनाते हैं। सोल्मोनेला या सिजिला जीवाणु पारदर्शी एम्बर रंग की बिना रंग की कॉलोनियां बनाते हैं। एंडो अगर संभावित कोलिफॉर्म परीक्षण की पुष्टि करने के लिए एंडो अगर का उपयोग किया जाता है। जिन तरल माध्यमों में कोलिफॉर्म्स के लिए सकारात्मक संकेत मिलता है उन्हें एंडो अगर प्लेटों पर स्थानांतरित कर पुनः कल्चर किया जाता है। लैक्टोज किण्वन करने वाले कोलिफॉर्म्स लाल रंग की कॉलोनियां बनाते हैं जिनमें धात्विक चमक होती है। गैर कोलिफॉर्म्स रंगहीन कॉलोनियां बनाते हैं। ट्रिप्टोन ग्लूकोज एक्सट्रेट अगर,
यह माध्यम मानक प्लेट गणना अगर के रूप में अनुशंसित है। इसका उपयोग जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की गिनती और उत्पादों में तापरोधी जीवाणु यानी कि थर्मोफिलिक बैक्टीरिया की गणना के लिए किया जाता है। सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक माध्यम तैयार करने की प्रक्रिया। तो सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक माध्यम तैयार करने के लिए निम्नलिखित सामान्य चरणों का पालन किया जाता है। तोलना और घोलना। आवश्यक मात्रा में निर्जलित आधार माध्यम या व्यक्तिगत अवयवों को सटीक रूप से तोला जाता है। उचित मात्रा में अशुद्ध जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर में गर्म करके घोल लिया जाता है। पीएच समायोजन। माध्यम का पीएच मापा जाता है। यदि आवश्यक हो तो इसे पतले अम्ल या क्षार में समायोजित किया जाता है। अगर जोड़ना ठोस माध्यम के लिए यदि ठोस माध्यम तैयार किया जा रहा है तो 1.5 से 2% अगर जोड़ा जाता है। इसे तब तक उबाला जाता है जब तक कि अगर पूरी तरह घुल न जाए। माध्यम को वितरित करना यानी कि डिस्पेंसिंग द मीडियम। तैयार माध्यम को ट्यूब्स या फ्लास्क में वितरित किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी बिंदु की गहराई 2.5 सेंटीमीटर से अधिक न हो। निष्कर्षण। माध्यम को 121 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट के लिए ऑटोक्लेव किया जाता है ताकि उसे निष्कासित किया जा सके। यदि माध्यम या उसमें मौजूद अवयव गर्मी यानी कि संवेदनशील हैं तो उन्हें निष्पंदन द्वारा निष्कासित किया जाता है। मानक प्लेट गणना स्टैंडर्ड प्लेट काउंट एसपीसी पूछा जाएगा। एसपीसी क्या है? तो एसपीसी के बारे में आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाएगा। पहला देख लेते हैं मानक प्लेट गणना एसपीसी यानी कि स्टैंडर्ड प्लेट काउंट, जिसे एरोबिक प्लेट गणना एपीसी भी कहा जाता है। यह एक सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक विधि है जिसका उपयोग किसी नमूने में जीवित एरोबिक बैक्टीरिया की संख्या का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। इसे आमतौर पर खाद्य जल डेयरी उद्योगों में सूक्ष्म जीवों की गुणवत्ता और सुरक्षा का आकलन करने के लिए किया जाता है। सिद्धांत की बात करें प्रिंसिपल। एसपीसी विधि में कॉलोनी गठन इकाइयों या संख्या को मापा जाता है जो विशिष्ट परिस्थितियों में एरोबिक और फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया की वृद्धि को दर्शाते हैं। यह माना जाता है कि प्रत्येक कॉलोनी एक ही जीवित सूक्ष्म जीव से उत्पन्न होती है। उपयोग किए जाने वाले माध्यम की बात करें तो प्लेट काउंट अगर यानी कि प्लेट काउंट अगर पीसीए या न्यूट्रिएंट अगर का उपयोग किया जाता है। यह एक गैर चयनात्मक माध्यम है जो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया के विकास का समर्थन करता है। इंक्यूबेशन की बात करें तो तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर 24 से 48 घंटे। डेयरी उत्पादों के लिए कुछ नमूनों का 72 घंटे तक इंक्यूबेट करने की आवश्यकता हो सकती है। कॉलोनी की गणना सीमा। आदर्श सीमा 30 से 300 कॉलोनियों प्रति प्लेट। इस सीमा के बाहर गणनाएं अविश्वसनीय मानी जाती है। टीएफटीसी यानी कि टू फ्यू टू काउंट कॉलोनियों में बहुत कम होते हैं। टीएनटीसी यानी कि टू न्यूमियरस टू काउंट कॉलोनियां बहुत अधिक होती हैं। गणना या कैलकुलेशंस की बात करें तो इसका फॉर्मूला जो कि मोस्ट एमपी होता है पूछा भी जा सकता है। याद रखिएगा CFU प्रति ml, ठीक है, या ग्राम नंबर ऑफ कॉलोनीज अपॉन डाइल्यूशन फैक्टर गुणित वॉल्यूम प्लेटेड, ठीक है। उदाहरण की बात करें यदि 1:1000 पतला घोल डाइल्यूशन से 120 कॉलोनियां प्राप्त होती हैं तो गणना होगी। गणना क्या होगी? तो CFU अपॉन ml 120 क्या है? नंबर ऑफ कॉलोनीज। कितना से कितना? तो 1:1000 तो 1/1000 गुणित 1, ठीक है, बराबर 1,20,000 CFU/ml हो गया। अनुप्रयोग की बात करें तो एप्लीकेशंस। खाद्य और डेयरी उद्योग, सूक्ष्म जीव गुणवत्ता और शेल्फ लाइफ का आकलन, खाद्य जल परिरक्षण जिसमें पेयजल की शुद्धता और संदूषण का स्तर मूल्यांकन, औषधि उद्योग उत्पाद की नसबंदी सुनिश्चित करना, सीमाएं केवल जीवित और पनपने योग्य बैक्टीरिया की गणना करता है। मृत कोशिकाओं, वायरस और गैर संस्कृत बैक्टीरिया का पता नहीं लगा सकता है। सटीक परिणामों के लिए उचित पतला घोल या इंक्यूबेशन आवश्यक होता है। प्रक्रिया की बात करें तो नमूना तैयारी। नमूने को निष्फल विलायक जैसे पेप्टोन, जल, स्लाइन और समान रूप से मिलाया जाता है। श्रृंखलाबद्ध पतला घोल 1:10, 1:100, 1:1000 जैसे क्रमिक पतला घोल तैयार किए जाते हैं ताकि उपयुक्त गणना सीमा प्राप्त की जा सके। प्लेटिंग। प्रत्येक पतला घोल में से 0.1 से 1 ml लेकर प्लेट काउंट अगर पर स्प्रेड या पोर प्लेट विधि से फैलाव किया जाता है। इंक्यूबेशन 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर 24 से 48 घंटे तक इंक्यूबेट किया जाता है। गणना की बात करें तो कॉलोनियों की संख्या गिनी जाती है।
और CFU/ml या CFU/g की गणना की जाती है। उदाहरण प्रश्न, यदि 1:1000 पतला घोल है जिसमें 85 कॉलोनियां प्राप्त होती हैं तो मूल नमूने से या CFU/ml की गणना करें। तो जहां CFU/ml, ठीक है, पहली तो बात टोटल कॉलोनी कितनी है, 85 है, ठीक है, अपॉन 1/1000 गुणित 1 बराबर 85,000, ठीक है, CFU/ml। कुल प्लेट गणना, TPC फुल फॉर्म पूछा जाएगा। TPC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो TPC का फुल फॉर्म होता है कुल प्लेट गणना, यानी कि टोटल प्लेट काउंट। कुल प्लेट गणना क्या होती है, TPC जिसे एरोबिक प्लेट गणना APC या मानक प्लेट गणना SPC भी कहा जाता है, एक सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक विधि है जिसका उपयोग किसी नमूने में जीवित एरोबिक और फैकल्टेटिव एनारोबिक सूक्ष्म जीवों यानी कि बैक्टीरिया, एस्ट्रिया और फफूंद की कुल संख्या का अनुमान लगाने के लिए पता किया जाता है। इससे आमतौर पर खाद्य, जल और पर्यावरण परीक्षण में सूक्ष्म जीवों की गुणवत्ता और सुरक्षा का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सिद्धांत की बात करें, प्रिंसिपल, टीपीसी विधि में कॉलोनी यानी कि गठन इकाइयों की संख्या को मापा जाता है, CFUS, जो गैर चयनात्मक अगर माध्यम यानी कि नॉन सिलेक्टिव अगर मीडियम पर एरोबिक परिस्थितियों में बढ़ती है। यह माना जाता है कि प्रत्येक कॉलोनी एक ही जीवित सूक्ष्म जीव से उत्पन्न होती है। उपयोग किए जाने वाले माध्यम की बात करें तो प्लेट काउंट अगर होता है या न्यूट्रिएंट अगर का उपयोग किया जाता है। यह गैर चयनात्मक माध्यम है जो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों की वृद्धि का समर्थन करता है। इंक्यूबेशन, बैक्टीरिया के लिए 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर 24 से 48 घंटे, ईस्ट और फफूंद के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पर 5 से 7 दिन। कॉलोनी गणना सीमा, आदर्श सीमा 30 से 300 कॉलोनियां प्रति प्लेट होती है। इस सीमा पर बाहरी गणनाएं अविश्वसनीय मानी जाती है। TFTC, टू फ्यू टू काउंट, कॉलोनियां बहुत कम होती है। TNTC यानी कि टू न्यूमेरियस टू काउंट, कॉलोनियां बहुत अधिक होती है। छोटे छोटे फैक्ट रहेंगे किंतु याद रखने जैसे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम गणना की। गणना के लिए फिर से फॉर्मूला एक बार देख लीजिएगा कैलकुलेशंस का, CFU/ml या CFU/g, ठीक है, बराबर नंबर ऑफ कॉलोनीज अपॉन डाइल्यूशन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम प्लेटेड, ठीक है। उदाहरण की बात करेंगे तो 1000/1000 पतला घोल डाइल्यूशन से 150 कॉलोनियां प्राप्त होती है तो गणना होगी। तो CFU/ml 150/1/1000 गुणित 1, तो भाई साहब 1,50,000 CFU/ml। अनुप्रयोग की बात करें तो खाद्य और डेयरी उद्योग सूक्ष्म जीव गुणवत्ता और सेल्फ लाइफ का आकलन करते हैं। जल परीक्षण पेयजल की शुद्धता और संदूषण स्तर का मूल्यांकन करते हैं। पर्यावरण निगरानी, जिसमें वातावरण, मिट्टी या सतहों में सूक्ष्म जीव भार का मूल्यांकन होता है। सीमाओं की बात करें तो केवल जीवित और पनपने योग्य सूक्ष्म जीवों की गणना करता है। मृत कोशिकाओं, वायरस और गैर संस्कृत बैक्टीरिया का पता नहीं लगा सकता। सटीक परिणामों के लिए उचित पतला घोल और इंक्यूबेशन आवश्यक है। प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहला होता है सैंपल प्रिपरेशन। सैंपल का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, नमूना तैयारी कैसे होगी, तो सैंपल को निष्फल यानी कि स्टेराइल विलायक जैसे कि पेप्टोन जल या सलाइन में समान रूप से मिलाया जाता है। श्रृंखलाबद्ध पतला घोल तैयार किया जाता है कि 1/10, 1/100, 1:100, 1:10, 1:1000 जैसे क्रमिक पतला घोल तैयार किए जाते हैं ताकि उपयुक्त गणना सीमा प्राप्त की जा सके। प्लेटिंग होती है। प्रत्येक पतला घोल में से 0.1 से 1 ml लेकर प्लेट काउंट अगर या स्प्रेड या पोर प्लेट विधि से फैलाया जाता है। फिर इंक्यूबेशन करते हैं, यानी कि बैक्टीरिया के लिए 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर 24 से 48 घंटे, ईस्ट और फफूंद के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पर 5 से 7 दिन, ठीक है। गणना की बात करें तो कॉलोनी की संख्या गिनी जाती है। CFU/ml या CFU/g की गणना की जाती है। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण प्रश्न एक देख लेते हैं जो कि लास्ट होगा। यदि 1:1000 पतला घोल में 200 कॉलोनियां प्राप्त होती हैं तो मूल नमूने से CFU/ml की गणना करें। क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है, तो वो होता है CFU/ml। कॉलोनियों की संख्या ऊपर लिखेंगे, जिसमें क्या होता है 200 कॉलोनियां है, 1:1000, तो डायरेक्ट 200 में 1000 का गुणा करो तो भाई साहब वो बन गया 2 लाख, ठीक है, CFU/ml। ये आज का हमारा टॉपिक और यूनिट 2 यहीं पर समाप्त होती है। अगली यूनिट अगले वीडियो लेक्चर्स में मिलने वाली है, जितना कि आपको पता है। चैनल्स एंड वीडियो जानकारी सारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।